द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ फैसलाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं मुजफ्फर चौधरी साहब। मुजफ्फर साहब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं परफेक्ट रिएक्शंस के नाम से। मैं आज उन्हीं से जानना चाहूंगा उनका ये सफर जाती भी और फिर प्रोफेशनल भी वो कैसा रहा। जी मुजफ्फर साहब, ब्रीफली बताइएगा आपका जो जाती सफर है। आप रहीम यार खान में पैदा हुए, फिर फैसलाबाद आ गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, रहीम यार ख़ां में पैदा हुआ, इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, इंटर तक मैं तालीम हासिल कर सका और अ, बचपन में ही पेरेंट्स की डेथ की वजह से अपनी तालीम को मज़ीद मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। कुछ फैमिली की मजबूरियाँ थी, मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उस वजह से मुझे फिर जो है वो पहले मुल्तान में गया और वहाँ से मैंने जो डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और उसके बाद मैं फैसलाबाद आ गया। तो तकरीबन 94 से मैं फैसलाबाद में ही हूँ और यहाँ पर पहले टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग की और उसके बाद में फिर मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आया और होलसेल जो लेडीज़ सूटिंग का काम किया और बाद में फिर यूट्यूब के ऊपर अपनी जो किस्मत आज़माई की। अच्छा मुजफ्फर साहब, यूट्यूब की तरफ आप कैसे आए और ये सफर कैसा रहा? अब आपके जो हैं 90,000 95,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जी। तो ये काफी इम्प्रेसिव अचीवमेंट है। कितने अरसे में ये अचीव किया आपने? ये तकरीबन 2 ढाई साल का टाइम लगा इसमें और यूट्यूब के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही मुझे इसमें मज़ा आया काम करने का। और ख़ास तौर पर जो इंडियन कंटेंट के ऊपर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया के ऊपर बात करना और ख़ास तौर पर इंडिया की कोई अचीवमेंट के ऊपर आप उसको उसकी तारीफ़ करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में उसको अच्छा नहीं समझा जाता और पाकिस्तान के अगर मसाइल की भी अगर आप बात करते हैं खुल के माइनॉरिटी के ऊपर जो यहाँ पर काम हो रहा है या माइनॉरिटी को किस तरीके से यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है, उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तानी उसको आपको देखेंगे कि शायद ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, हमारे मसाइल को क्यों ये यहाँ पर हाइलाइट किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तानियों से जब इसके ऊपर डिबेट की जाए, उनको समझाया जाए कि ये देखें ये काम हो रहा है पाकिस्तान में, फ़ोर्स कन्वर्जन हो रही है और ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हो भी रही हैं तो इसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर ज़ुबान-बंदी रखनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स जो है वो चूज़ किए मैंने, तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल का भी मुझे सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। ये जो एसोसिएशन बनाने वाला यानी कि मैं हूँ और मुझे ही इस एसोसिएशन से इस वक़्त लातल्लुक़ कर दिया गया है, तकरीबन निकाल दिया गया है। मेरा सोशल बायकॉट भी चल रहा है और मेरे जो कुछ बिज़नेस फ्रेंड थे, वो बिल्कुल मुझसे जो है वो पीछे हट चुके हैं और वजह सिर्फ़ यही है कि ये पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बात क्यों करता है, ये ख़ास तौर पर जो माइनॉरिटी है उसके जो प्रॉब्लम है उनको क्यों हाइलाइट करता। तो ये कुछ मसाइल का सामना मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से बहुत मुतमईन हूँ और मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान की सही मानों में मेरे ख़्याल में मैं खिदमत कर रहा हूँ कि जो अगर यहाँ से जो माइनॉरिटी की तादाद कम हो रही है, तेज़ी से कम हो रही है, तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ जो लोग यहाँ पर माइनॉरिटी के बचे हैं, वो कम से कम सेफ रहे और उनके उनको ये एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान में उनके लिए कोई बात करने वाला यहाँ पर है, कि उनको कोई दिलासा देने वाला है, उनकी कोई गम के ऊपर उनके साथ मुदावा करने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी जो है इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते और काफ़ी यहाँ पर दुश्वारी होती है इस तरह के काम के ऊपर जो है बात करना। अच्छा, आपका बैकग्राउंड काफी मजबी है और अगर मैं बुरा ना माने तो मैं कहूं कि आप एक एक वक्त में मजहबी जुनूनी या रिलीजियस फनेटिक होते थे। तो क्या उसके ऊपर भी कोई असर पड़ा आपकी इन एक्टिविटीज का? आपका जहन खुला? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जब अपने जो कॉलेज लाइफ है उसके अंदर मेरा एक माइंड सेट ऐसा था कि मैं कश्मीर के अंदर जाऊं, जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान से लोग जाते थे जिहाद करने के लिए, तो मेरा भी ये माइंड था और मैं बल्कि इसके लिए तैयार भी हो चुका था। मुझे कुछ लोग लेने के लिए भी आ गए थे जिहाद में जाने के लिए, लेकिन जो मेरे फैमिली के बड़े थे उस वक्त, मेरे खालू थे, उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि
तुम हमारी ज़िम्मेदारी हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, लिहाज़ा मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा जाने की। तो मेरा एक माइंडसेट था बचपन से ही, जो जिस तरीके से पाकिस्तानियों का बनाया जाता है या बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर ज़ुल्म हो रहा है या हिंदू हमारे ऊपर वो ज़ुल्म करते हैं, भारत ने हम हमेशा हमारे ऊपर अटैक किया है, और ये सारी चीज़ें एक माइंडसेट जो है वो डेवलप करती है, और वैसा ही मेरा माइंडसेट था। और मैं समझता था कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से ही जो है वो जुल्म किया गया, पाकिस्तान के ऊपर जंगें मुसल्लत की गई हैं, और ख़ास तौर पर कश्मीर में जो बेगुनाह कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है, और उसका बदला हमें भारत से लेना चाहिए। और ऐसे ही मेरा माइंडसेट था, और इसके लिए जो जमातें पाकिस्तान में काम करती हैं, मैं उनके साथ मिलकर जिहाद करने के लिए तैयार था। लेकिन जब मैंने हकीकत देखी कि हकीकत क्या है, ये वीडियोज़ कुछ देखी, कुछ इंटरव्यूज़ सुने, कुछ किताबें पढ़ी, तो हकीकत खुली कि जो हमें बताया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, या जो हमारे सोसाइटी के अंदर जब गैदरिंग होती है, वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस होती हैं, उनमें और जो हकीकत है उसमें बहुत फ़र्क है। कि जो भारत ने आज तक हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, ये रियलिटी मेरे ऊपर खुली। और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, या कश्मीर का असल मसला है क्या, वो उस बारे में, और ख़ास तौर पर टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये सारी चीज़ें जब मेरे ऊपर एक्सप्लोर हुई, तो फिर मेरा जो माइंडसेट है आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना शुरू हुआ। और मुझे जब हकीकत खुली, तो अब सारी चीज़ें मेरे सामने जो जब क्लियर होती हैं, तो फिर मुझे अपने माज़ी के ऊपर थोड़ी हँसी आती है कि मैं माज़ी में क्या कुछ सोचता रहा हूँ और क्या कुछ करता रहा हूँ। अच्छा, ये जो दोस्त आपके या साबिक दोस्त जो क्रिटिसाइज करते हैं आपको, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादातर मजहबी रिलीजियस माइंडेड लोग हैं। तो क्या उनको एहसास नहीं है कि रिलीजन तो ये कहता है कि सच बोलो चाहे आपको नुकसान उठाना पड़े? तो वो आपको मना क्यों करते हैं कि सच नहीं बोलना? यानी उनके नजदीक सच्चाई की अहमियत कम है, और पेट्रियटिज्म, और वो भी ब्लाइंड पेट्रियटिज्म, यानी हुँ, अंधी किस्म की हुब्बुल वतनी, उसकी जी, अहमियत ज्यादा है। इसकी क्या वजह है? एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट नहीं है, पाकिस्तान में तो बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े इसमें फॉल्ट्स एंड फ्लॉज हैं, और फिर वो पाकिस्तान को इस तरह से कवर भी करना चाह रहे हैं कि इसकी किसी कमजोरी की निशानदेही ना की जाए, इसके किसी मसले की निशानदेही ना की जाए। तो उनको जाती तौर पे क्या फायदा है? ये तो हुक्मरान तबका जो है हमारा, उसको तो चले फायदा हो सकता है उससे कि कोई बंदा क्रिटिसाइज ना करे। एक एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा, ठीक है, जिसके पास कोई सहूलत नहीं है, वो ये कहता है कि भाई पाकिस्तान को आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। तो वो क्या पाकिस्तान को परफेक्ट समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तनकीद से बाला तर है? क्या वजह है उसकी, उनके इस जज्बे की कि पाकिस्तान को तनकीद नहीं करनी, और वो तनकीद को बदनाम करना कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मलाइन, कि तुम जी। पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हो। और कुछ लोग जो हैं हमारे डिप्लोमेट्स, ये वो टर्म यूज करते हैं पाकिस्तान बैशिंग की। तो मैंने कई हुँ, लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान बैशिंग क्या होती है, बैशिंग और क्रिटिसिज्म में फर्क क्या है? हुँ। तो हम जो करते हैं इंडिया पे, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, वो क्रिटिसिज्म होता है या इंडिया बैशिंग होती है? तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, ये जो मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं जो मुझे क्रिटिसाइज़ लोग करते हैं, वो एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरा उनकी जो अटैचमेंट है वो रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा है। और जिनकी रिलीजन के साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो, वो मुसलमानों को सुपीरियर समझते हैं। वो यही समझते हैं कि हम सबसे सुपीरियर कौम है, बाकी जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या सिख हैं, ये तो इनको इंसान समझना ही यहाँ पर जो है ना वो ये समझे कि नहीं समझा जाता कि वो इंसान है। आप मेरे जो मैं रहीम यार खां से तल्लक रखता हूँ, आपने शायद मेरी वीडियो देखी या नहीं, कि वहाँ पर जो इलाका है, वहाँ पर जो हिंदू है, वो आपके साथ बैठ नहीं सकता। आप अगर बैठे हुए हैं, तो हिंदू की मजाल नहीं कि आपके साथ बैठ जाए। हिंदू आपके साथ आपके बर्तन में खा नहीं सकता। जो वहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं, शरबत वाले स्टॉल्स हैं या होटल्स हैं, वहाँ पर हिंदू को पहले जाके बताना पड़ता कि मैं हिंदू हूँ। तो अगर उनके पास डिस्पोजेबल बर्तन होगा, तो वो उनमें उनको खाना देंगे, अदरवाइज वो बोल देंगे जी हमारे पास बर्तन नहीं, लिहाजा आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। तो जब अच्छा। यहाँ पर हाँ जी, इस तरह का जब माइंडसेट हो जिन हम्म। इलाकों के अंदर, तो फिर वो क्या समझेंगे कि वो तो उनको इंसानी इंसान समझने से ही वो समझे कि कासर है ना, कि वो कहते हैं कि ये लोग तो इंसान ही नहीं है। तो ऐसे जो माइंडसेट वाले लोग हैं, जो खास तौर पर एक खास जो मजहबी जमात है, वो ये समझती है कि ये इनका खात्मा हो जाना चाहिए पाकिस्तान से। जो हिंदू हैं या दीगर जमातें, या तो ये कन्वर्ट हो जाएं,
या फिर यहाँ से ये चले जाएं। मैंने उनको, जब ये मेरा ही ये भी यही सवाल था कि हमारे इस तरह के रवैये से ये लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं और भाग जाएं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं रहना चाहते तो भाग जाएं, यहाँ से चले जाएं जहां पर उन्होंने जाना है। तो ये एक माइंड सेट है खास तौर पर जो मजहबी जमातों का या मजहबी जो लोग हैं उनका, कि हिंदू अगर रहेगा पाकिस्तान में हमारी मर्जी से रहेगा, अगर वो हमारी मर्जी के साथ नहीं रहेगा तो फिर वो जहां पर जाना चाहे चले जाए। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, खास इलाके हैं जो जनूबी पंजाब और कुछ सिंध के इलाके, जहाँ से हिंदू डेली बेसिस पे जो फैमिलीज हैं वो माइग्रेट कर रही हैं, और उनकी तादाद जो है वो हज़ारों की तादाद में है, और उन्होंने अप्लाई कर रखा है वीज़े के लिए, लेकिन उनको वीज़े नहीं मिल रहे। अगर आज भारत की तरफ से ऐलान हो जाए कि हमने बॉर्डर ओपन कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से, जो हिंदू आना चाहता आ जाए, तो पाकिस्तान में एक हिंदू भी नहीं बचेगा, सारे के सारे यहाँ से माइग्रेट कर देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोग जो है उस इलाके के जो मुसलमान हैं उनसे नफरत करते हैं और उनको इंसान नहीं समझते। मेरी एक हिंदू बच्चे से बात हो रही थी एक दफ़ा, मैंने पूछा बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उसकी आंखों में यकीन माने आंसू आ गए। वो कह रहा है अंकल मैं स्कूल नहीं जाता। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं जाते स्कूल? उसने कहा मैं स्कूल में था तो मैं पानी पी रहा था, तो एक वहां पर टीचर आया या वहां पर बच्चे आए इकट्ठे होके कि तुम तो हिंदू हो, तुम हमारे गिलास में पानी क्यों पी रहे हो? तो उन्होंने गिलास उससे छीन के नीचे फेंका और गिलास को तोड़ दिया। कह रहा उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया और मैं उसके बाद में जाना भी नहीं चाहूंगा, मैं इस मुल्क में रहना नहीं चाहता, मैं इस मुल्क के अंदर पढ़ना नहीं चाहता। तो जिस ये कहाँ मुल्क के कहाँ था ये बच्चा, कहाँ ये था? ये सादकाबाद का बच्चा है और एक वेल सेटल्ड फैमिली के ये रहने वाला है, बल्कि वो एक खास कम्युनिटी है वहाँ पर, जो सराफा बाजार है वहाँ पर, उसके जो उनकी अपनी एसोसिएशन बनी है, उस चेयरमैन का ये बेटा है। अच्छा, मतलब इतने, मतलब अपर मिडिल क्लास डेफिनेटली आप इनको कह सकते हैं। तो उनके जी साथ अगर जी ये सलूक हो रहा है तो जो गरीब हिंदू हैं उनके साथ क्या सलूक होता होगा? मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस इस तरह का है। मैं 2008 में एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग करवा रहा था इस्लामाबाद में। तो एक खातून ने लाहौर का एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा एक दिन मुझसे पूछता है कि वो उस वक्त गालबन चौथी क्लास में था, 4th ग्रेड में, कि मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं? तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। कहता है एक प्रॉब्लम है, सारी क्लास ने एका किया है, यूनिटी की है कि ये चूंकि हिंदू है इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अब इमेजिन करें कि 8-9 साल का एक बच्चा, उससे अगर कोई बात ना करे, उससे कोई दोस्ती ना करे, तो वो खुदकुशी का नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा? इसके बावजूद हमें जो है ना ये जोम है कि हम मॉरली सुपीरियर लोग हैं, यानी हम सेल्फ राइचियसनेस जिसको कहते हैं उसका शिकार हैं, और हमें अपना जो है ना कोई ऐब, अपनी कोई कमजोरी नजर नहीं आती। हमें तमाम कमजोरियां, तमाम खामियां दूसरे मुल्कों में नजर आती हैं। इंडिया के ऊपर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं जी, वो बड़े बिगेटेड हैं, बड़े मुतासब हैं। हम जो हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। आपने ये जो वाकया सुनाया, या जो मेरे इल्म में भी है ये, तो ये जो वाकयात हैं ये तो बिल्कुल दूसरी कहानी सुनाते हैं, और इनका मेन स्ट्रीम मीडिया में जिक्र भी नहीं आता। अब देखिए इंडिया में वो जो है शबाना आजमी ने 2008 में टीवी पे सरेआम कह दिया कि जी मुझे जी अपार्टमेंट लेना था, मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, कितना वो प्रोपेगेंडा पॉइंट बना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रोजाना इस तरह के वाकयात होते हैं, और वो लोग जो हैं उनको अगर आप कहें ना कि मेरे टीवी चैनल पे आके या यूट्यूब चैनल पे आके ये बात करें, तो उससे वो इनकार कर देते हैं। बहुत सारे जो हैं वो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। जी, नहीं करते बात वो। तो शबाना आजमी ने जो बात वहां पे की, सरेआम की, और उसमें पता ये चला कि बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं वहां पे जहां पे वो एक खास रिलीजन वाले जो हैं, जैसे जैन्स हैं या जी जोरोएस्ट्रियन जो हैं, पारसी हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, शायद अदालत ने भी इजाजत दे दी। तो कुछ ऐसे हैं जी, वो कहते हैं जी हम वेजिटेरियन लोग हैं जितने यहाँ रहते हैं। जी तो ये जो है एक्सट्रीम कि स्कूल में नहीं आप जा सकते, आपने पानी पी लिया तो वो बर्तन नापाक हो गया, मतलब ये तो रियली शॉकिंग। अभी एक और और वाकया शायद आपकी नज़र से गुजरा ये नहीं कि तकरीबन 20 के करीब हिंदू बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया इस वजह से, और 2 टीचरों के नाम भी बताए गए। उन्होंने बोला कि जी अगर आप पढ़ गए तो यहाँ पर जो जिम्मेदार है उसकी भेड़ बकरियां किसने चरानी है। वो 20 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, हिंदू बच्चों को, शिकारपुर का एरिया है वहाँ पे। अच्छा, ये जी बताइएगा कि ये जो कन्वर्जन्स की बात होती है, जबरी
चेंज कराते हैं रिलीजन, फोर्स कन्वर्जन जिसको कहा जाता है, उस पे हमारे जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी दोस्त हैं ना, वो तो फौरन डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं जी नहीं नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं होता, अगर कोई एक आध कहीं हुआ भी होगा वो आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा। तो आपकी क्या है रिसर्च इस पे? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला हूँ कि जिनकी बच्चियों को फ़ोर्स कन्वर्ट किया गया। उसमें 2 तरीके से ये लोग करते हैं। एक तो ये है कि वो कुछ लालच दी जाती है बच्ची को। गरीब घरों की बच्चियाँ होती हैं, उनको जो है वो कुछ ख्वाब दिखाए जाते हैं, कुछ सुनहरे किस्म के, और बाद में जब वो उस चक्कर में फँस जाती हैं, तो फिर उनकी वापसी नहीं होती। हम्म, और कुछ ऐसा होता है कि मुझे ये बताया गया है कि कुछ जो बच्चियां हैं, जो हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां होती हैं, उनको फिर वहां से स्कूल से ही उनके पीछे जो कुछ लड़के लगा दिए जाते हैं, जो खूबसूरत किस्म के लड़के होते हैं, कि जो उनको ट्रैप करते हैं। वो उनको ट्रैप करते रहते हैं, और आखिर एक दिन वो उनके जाल में जब बच्चियां फंस जाती हैं, तो उनको फिर एक खास जगह के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। फिर उनकी वापसी वहाँ पर नहीं होती, और वो उसके बाद में वो लड़के भी गायब हो जाते हैं, और उनकी शादियाँ फिर उधेड़ उम्र के, ज़्यादा उम्र के जो कुछ लोग होते हैं उनसे करवा दी जाती है, या फिर वो वहीं से शर्मिंदगी के मारे वापस भी नहीं आ सकती। उनको धमकियाँ भी दी जाती हैं कि तुम्हारे घर वालों के साथ ये अंजाम हो। ये एक कुछ ख़ास इलाका है वहाँ पर, डैर की घोटकी के दरमियान में, कि जहाँ पर ये सारा काम होता है। वहाँ पर बच्चियाँ लेके जाई जाती हैं, और उनका मज़हब भी तब्दील किया जाता है। और हैरत की बात ये है कि इसके ऊपर जो हमारी जो कोर्ट्स हैं, वो भी फैसला जो है वो उन लोगों के हक में कर देती हैं कि जी ये वो बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जा सकती। तो ये बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जिनकी आपको सिंध के अंदर ख़ास तौर पर ये देखने को मिलेगा। मैं खुद एक ऐसा वाक़या देखा था कि एक ही ख़ानदान की 3 बच्चियों को जो है वो ऐसे ही उन्हें ट्रैप करके ले जाया गया, और बाद में वो लड़के गायब हो गए, और उन लड़कियों की दोबारा अपने घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। और ख़ास एक जो वहाँ का एक है अब्दुल खालिक मियाँ मिट्टू, आप शायद हम्म, जानते होंगे। हम्म। ये पीटीआई का एक रहनुमा है उस एरिया के अंदर। तो उसके डेरे के ऊपर वो लड़कियाँ मौजूद थीं, और अभी तक वो उनकी वापसी नहीं हो सकी, और वो पूरी फैमिली जो है वो शायद वो माइग्रेट भी कर गई है भारत की तरफ। हम्म। ये मियाँ मिट्टू तो काफी बदनाम है इस सिलसिले में, तो गवर्नमेंट जी, कोई जी। एक्शन क्यों नहीं लेती इनके खिलाफ? जी, मियाँ मिट्ठू ने आगे मियाँ मिट्ठू के ऊपर कुछ एक्शन लिया भी गया था, लेकिन मियाँ मिट्ठू ने आगे लोग और तैयार कर दिए हैं, क्योंकि ये नेकी का काम समझा जाता है कि अगर किसी ने किसी को मुसलमान किया, तो वो ये कहा जाता है कि उसके लिए जन्नत पक्की हो गई। तो जन्नत पक्की करने के चक्कर में बहुत सारे मुसलमान आगे बढ़ जाते हैं। मियाँ मिट्ठू का भतीजा भी अभी यही काम कर रहा है, और भी बहुत सारे मुसलमान हैं कि जो इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। रहीम यार खां के अंदर एक मदरसा है ख़ास तौर पर, और मैं ज़ाती तौर पर भी उनको जाता हूँ। वो भी यही काम करते हैं, उनके हाथों भी काफ़ी मुसलमान, कहा ये जाता है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हुए हैं। वो किस वजह से हुए हैं या किस तरीके से हुए हैं, वो कहानियाँ जो है वो अगर आप यहाँ पर मैं खुल के कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सच बोलना भी बहुत मुश्किल है, और सच को हज़म करना भी, कुछ लोग ऐसे हैं कि ये मेरी बातें शायद उन्हें हज़म ना होंगी, तो मेरे साथ कुछ जो अच्छा नहीं होगा फिर यहाँ पे। अच्छा, ये जिन लोगों ने आपको ये कहा कि आप ये काम क्यों करते हैं, क्यों हुँ। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं या उसके मसाइल की निशानदही करते हैं, तो क्या आपने उनको ऑफर किया कि आओ मेरे चैनल पे आओ और मुझे गलत साबित करो? जी, बिल्कुल, मैंने उन्हें खुला चैलेंज दिया। मैंने कहा, अगर आप ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम कर रहा हूँ, या हम्म, मेरे काम से पाकिस्तान को कोई नुकसान हो रहा है, तो मेरे साथ डिबेट करें। आप हम्म, ऑन द कैमरा डिबेट नहीं कर सकते, तो मेरे साथ मुलाकात करें। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मसाइल हैं, वो हल हों। और हम्म, अगर हम भारत की तारीफ़ करते हैं या कुछ, तो उसके लिए बेहतर वजह यही है कि 1947 से पहले हम एक ही थे। तो अगर बँटवारा हुआ है, तो वो हमसे आगे चले गए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन-सी ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो हमसे आगे निकल गए हैं, और कौन सी ऐसी वजह से थी हम पीछे रह गए। तो ये हम्म, अगर हम भारत को देखेंगे, उसमें हमें फिर अपने जो फ़ॉल्ट है उनका भी पता चलेगा, और हम्म, क्या ऐसे काम हम करेंगे तो हम जो है वो इन मसाइल से बाहर निकल जाएँगे। तो इसके लिए अगर हम भारत को देखते हैं, उसकी मिसाल देते हैं या उसके साथ कंपैरिज़न करते हैं, तो इसमें क्या बुरा है? अगर हम्म, भारत के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़ी है, वहाँ पर
पिछले जो 10-12 साल से जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और वो अच्छा काम कर रही है, अगर उसकी हम तारीफ करते हैं, उससे पाकिस्तान का क्या नुकसान है? हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट आए कि जो यहाँ पर लोगों की फलाह के लिए, लोगों की रिलीफ के लिए काम करे। तो ये अगर हम इस तरह बात कर लेते हैं तो उससे पाकिस्तान का क्या जाता है? अगर पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू के साथ बुरा सलूक होता है, अगर मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ तो उसमें पाकिस्तान का क्या जाता है? हमें तो ये चाहिए ना, यहाँ पर जब किसी से बात करें तो ये पहली बात यही करता है कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटी बहुत सेफ है, उसको उतने ही राइट्स हैं जितने एक मुसलमान के पास है। तो अगर किसी हिंदू की बच्ची को उठा लिया गया है या उसका रेप किया गया है या उसका मर्डर किया गया है, तो उसके ऊपर कोई और बात नहीं कर रहा, अगर मैं बात करूंगा तो इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान जाता है? हमें तो चाहिए कि जिस तरीके से हम आम मुसलमानों के राइट्स हैं, ऐसे ही राइट्स तो हिंदू के भी होने चाहिए, सिख के भी होने चाहिए। यहाँ पर कितने घर जला दिए गए थे जड़ावाला में क्रिश्चियन के, उसके ऊपर किसने बात की? इंटरनेशनल मीडिया ने बात की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर चुप रहा। सरगोदा के अंदर एक जो क्रिश्चियन को मार दिया गया, उसकी फैक्ट्री को जला दिया गया, उसका क्या कसूर था? तो ये सारे मसाइल के ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, तो फिर कौन काम करेगा? अगर हम काम करते भी हैं तो हमें काम करने नहीं दिया जाता और हमें बताया जाता है कि ये मुसलमान नहीं है, ये भी हिंदुओं वाले काम कर रहा है। तो ये मुझे अफसोस होता है पाकिस्तानी लोगों के रवैये से। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को हरास करने की भी कोशिश की गई, एफआईए ने नोटिस दिए, वो क्या स्टोरी है? जी, वो ये यही स्टोरी है कि जो एक माइंडसेट पाकिस्तानियों का है, ऐसा ही माइंडसेट जो है वो एफआईए की तरफ से किया गया। उन लोगों को बुलाया गया, वहाँ पर उनको वार्निंग दी गई कि आपने जो मोदी जी की तारीफ नहीं करनी, आपने भारत की तारीफ नहीं करनी, अपने पाकिस्तान के जो ऊपर जो है वो ज़्यादा खुल के ये चीज़ों को नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन करना। और उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आपने थंबनेल के अंदर इन जो जो लोग हैं उनकी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, मोदी जी की नहीं आनी चाहिए, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक इदारे के जो सरबराह हैं उनकी पिक्चर भी नहीं आनी चाहिए। और एक ख़ास तौर पर एक इंडियन गेस्ट का नाम लेकर बोला गया कि आपने उनको यहाँ पर इनवाइट नहीं करना, किसी ने इनवाइट नहीं करना। और उनको बहुत ज़्यादा धमकाया, डराया गया कि अगर आप इस पे नहीं बाज आएँगे तो आपके खिलाफ जो है वो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होगा और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो डर गए और अपना काम भी बंद रखा उन्होंने, और बाद में फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से वो उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो अभी भी कभी-कभार कॉल आ जाती है और उनको थोड़ा-सा समझाया जाता है कि आपने काम करना है तो इंसानों की तरह करें। बहरहाल ये एक चेक है अभी भी जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर, और एक डर और खौफ की फ़िज़ा है अभी भी थोड़ी-सी। जिस शख्सियत के बारे में कहा गया कि आपने इनको नहीं बुलाना, तो अभिषेक मिश्रा हैं क्या वो? जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के बारे में बोला गया था, और बोला गया था कि वो कौन ज्ञानी होता है कि जो हमें जो है वो बताए कि हमारे मसाइल क्या हैं। वो अपने मुल्क के ऊपर बात करे, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर वो बात करने वाला कौन होता है? तो लिहाज़ा उसको आपने आइंदा अपने चैनल पे नहीं बनाना। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं बुलाया उनको, लेकिन अब क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको बुलाना शुरू कर दिया। अब दोबारा से वो हमारे चैनल पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के बारे में ही थी बात। नहीं, मसला ये है ना कि अभिषेक मिश्रा, क्या अगर वो गलत बात करता है, तो एफआईए को चाहिए कि वो एक बंदा नॉमिनेट कर दें कि भाई हुँ, नेक्स्ट आपने अभिषेक मिश्रा को बुलाना है, हमारा ये बंदा भी जाएगा, ये काउंटर करेगा उसको, काउंटर करे ना उसको। हुँ। ये आप साइलेंस करने का क्या रूल है भाई? आप उनको कन्विंस करें अपने पाकिस्तानी ऑडियंस को कि जी अभिषेक मिश्रा जो बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है, आप अपना बंदा दें। ये तो नहीं कि बैन लगवा दें। बैन तो किसी मसले का हल नहीं है। एक तरफ आपका आइन कहता है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि जी फलां बंदे को आप बुला सकते हैं, फलां को नहीं बुला सकते, और हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का फोटो नहीं आप लगा सकते। तो भाई फिर पीटी ये जो है हमारे जो टीवी चैनल्स हैं इन पे भी पाबंदी लगाएं और एक सर पॉलिसी आप बनाएं भाई, अगर वो गलत बात करता है आप उसको काउंटर कर लेना, और अगर वो गलत किस-किस बात चीज़ को करे। काउंटर करेंगे? किस-किस चीज़ को काउंटर करें? अगर आज तक हम उठाकर देख लें अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने जो जितने भी पाकिस्तान का पास्ट है, उसके बारे में जो स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है या हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है या हमारे मीडिया हमें बताता है, अगर उसको काउंटर है ही सारी की सारी फ़ाल्स नैरेटिव हमें जो है बताया जाता है, तो किस-किस चीज़ को डॉक्टर अभिषेक को आप काउंटर कर लेंगे? वो भी नहीं कर सके। आपने देखा कि पाकिस्तान के एक जो सो कॉल्ड बड़े बहुत ज़्यादा जो
अपने आप को समझते, स्कॉलर समझते हैं, वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के सामने आकर वो चुप कर गए थे। तो ये किसकी मेरा बात नहीं कर रहे हैं ख्याल आप? कि देखिए, दो दो बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो है वो परवेज़ होद भाई और जो एक और हमारे हैं मोहतरम डॉक्टर साहब हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कौन से डॉक्टर साहब? डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर इश्तियाक, स्वीडन वाले? जी, 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 जी। तो दोनों अभिषेक मिश्रा के साथ आए थे? जी, जी, बिल्कुल। किस चैनल पे, आपके चैनल पे क्या? ये रिबाहा के चैनल पे आए थे और अच्छा। दोनों ही वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए थे। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि एफआईए वालों ने इन व्लॉगर्स को ये कहा कि कमर चीमा की तरह काम करें। जिस तरह कमर चीमा करते हैं यूट्यूब चैनल पे अपने शोज करते हैं, आप भी उन्हीं की तरह करें। तो ये बात भी दुरुस्त है क्या? जी, बात ऐसे हुई थी कि यूट्यूबर्स ने एतराज़ उठाया था कि आपने हम सबको नोटिसेज़ भेजे हैं, तो हम्म। आपने, क्योंकि डॉक्टर कमर चीमा भी इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, तो आपने हम्म। उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा? एक लिस्ट पड़ी हुई थी, उसके हम्म। अंदर उनका नाम नहीं था। तो हम्म। यूट्यूबर के एतराज़ पे उन्होंने बोला कि जी आपने कमर चीमा को नहीं नोटिस भेजा। वो कह रहे जी हम्म। आप कमर चीमा का नाम ना लो, वो तो हमारा हीरो है। हम्म। वो तो आप लोगों से बहुत अज़ीम शख्सियत है और वो तो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत ही हमारे लिए इज़्ज़त की जगह के ऊपर है, तो आप उनकी बात ना करें। तो ये इस तरीके से उनकी तारीफ़ की गई और उनको अपना हीरो बोला गया वहाँ पे। ये समझ से बाहर है कि वो एक ही कंटेंट पे काम करने वाले जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो रडार के ऊपर है, कुछ लोग निशाने के ऊपर है और कुछ लोगों को जो है वो अपना हीरो माना जाता है और उनकी तारीफ़ भी की जाती है। जी, चीमा साहब मेरे जानने वाले हैं और मैं कह सकता हूं कि मेरे दोस्त हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम एक जो है व्लॉगर जो है उसको वो अच्छी नजर से देखते हैं। तो उससे इसका मतलब है कि वो सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक रहे। और मुझे खुशी है कि चीमा साहब ने अपनी पोजीशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी मॉडरेट की है। जब शुरू शुरू में वो इंडियन चैनल्स पे जाते थे तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता था। अब अगर वो जाते हैं तो उनका रवैया कदरे मुख्तलिफ होता है। और फिर वो अपने चैनल पे भी उन्होंने मेजर गौरव आर्या को बुलाया है, जनरल बख्शी को बुलाया है, बैरिस्टर भाषानी को, कनाडा में रहते हैं भाषानी से, उनको बुलाते हैं वो। और कश्मीर पे भी एक शो मैंने उनका देखा, वो वही बातें कर रहे थे जो इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स करते हैं। यानी जो स्टेट का नैरेटिव है उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट बात कर रहे थे। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कमर चीमा साहब के लिए गुंजाइश है तो बाकियों के लिए भी गुंजाइश होनी चाहिए। और फिर वही बात है कि अगर आपको किसी खास गेस्ट पे एतराज है तो भाई आप उसको काउंटर करें ना। अब जैसे आपको याद है लम्स में, कई साल पहले की बात है, लम्स में उन्होंने एक सेमिनार करवाया जिसमें मामा कदीर बलोचिस्तान से उनको बुलाया और भी लोग थे, ही वॉज नॉट दी ओनली स्पीकर। तो लम्स पे इतना प्रेशर डाला गया कि जी आप इस सेमिनार को कैंसिल करें। भाई बेहतर तरीका तो ये होता, आप ये कहते कि ये हमारा बंदा है, ये काउंटर करेगा अगर किसी ने गलत बात की तो। दैट इज द डेमोक्रेटिक वे। अब बिल्कुल। ये कहना कि जी सेमिनार को कैंसिल कर दो, व्हाट डज दैट मीन? हुँ, कितने सेमिनार्स आप कैंसिल कराएंगे? और यूनिवर्सिटियां जो हैं, यूनिवर्सिटियां पूरी दुनिया में वो तो किले होते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, बेस्टियंस जिनको कहते हैं, दे आर बेस्टियंस ऑफ फ्री स्पीच। आज अमेरिका की यूनिवर्सिटियां या बर्तानिया की यूनिवर्सिटियां क्यों पूरी दुनिया में एक मैग्नेट हैं फॉर द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स? इसलिए कि वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पे बात करने की आजादी होती है। मैं वहां पढ़ता रहा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और मुझे याद है कि वहां एक दफा नोटिस बोर्ड पे एक इनविटेशन लगी हुई थी कि शुड स्कॉटलैंड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेट्स कम एंड डिबेट। यानी स्कॉटलैंड एक सूबा है यूके का, जी। वहां पे सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट पाया जाता है, वो हुँ, ओपनली डिबेट कर रहे हैं। हुँ, तो हमारे यहां क्या है, सेपरेटिज्म की बात भी नहीं है, ह्यूमन राइट्स की बात है भाई। हुँ, और आप कहते हो कि इसको बैन करो, हम काउंटर नहीं करेंगे। भाई अगर काउंटर कर सकते हो, ऐसा काम क्यों करते हो जिसको काउंटर नहीं कर सकते लॉजिकली, बिल्कुल। रैशनली? वो काम ना करो, खुदारा ना करो। हमने बहुत सफर किया है इस रवैये की वजह से। ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किसी सियासी मसले को हल नहीं करता। ईस्ट पाकिस्तान से हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमारे एक बड़े ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे, एयर मार्शल असगर खान, उन्होंने जी। पूरी किताब लिख दी इस पे, हुँ, वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री।
और आज हम वही गलतियां कर रहे हैं जो हमने ईस्ट पाकिस्तान में की। जी मुजफ्फर साहब, और कोई बात बताइएगा, क्या कोई रह तो नहीं गई? जी, कुछ और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से, कि जो ख़ास तौर पर रोड शो के ऊपर जो कुछ काम किया जा रहा है इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि उनके ऊपर देखिए व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल हैं। उनके अंदर दिखाया ये जा रहा है कि पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत है भारत के लिए। तो मुझे ऐसे बीच में लगता है कि जैसे कि उनमें कुछ चीज़ें जो प्लांटेड चीज़ें हैं, कुछ लोगों को पहले से बताया जाता है, स्क्रिप्टेड काम हो रहा है यहाँ पे, वो ज़रूर बदनामी का बायस है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए। इसके ऊपर कुछ गौर करने की ज़रूरत है, कुछ जो है इसके ऊपर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि ऐसे काम ना किया जाए। जो हकीकत है आप बताएँ, अगर कोई चीज़ हो रही है, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट करें कि जी आप भारत के खिलाफ बात करें या उसके खिलाफ आप बात करें, सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सारा चक्कर चलाएँ, तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हमें थोड़ा-सा एतराज़ करना चाहिए। इससे बदनामी होती है पाकिस्तान की, और बताया ये जाता है कि ये देखें जी पाकिस्तानी के अंदर कितना नफ़रत पाई जाती है। नफ़रत तो देखें ऑलरेडी है ही, वो एक ख़ास है, लेकिन उसको ज़्यादा हाइलाइट करना, इतना बढ़ा-चढ़ा के दिखाना कि जी वो मरने-मराने पे आए हुए हैं और वो कर रहे हैं, तो ये थोड़ा-सा मुझे चाहिए कि हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, ध्यान चाहिए। कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी हमें पाकिस्तान की जो है वो पोर्ट्रेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं कुछ ऐसे हैं कि हमारे इंडियन भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो दोस्ती की बात करते हैं, प्यार-मोहब्बत की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि जी हमारे रिलेशन दोनों मुल्कों के बेहतर होने चाहिए, तो इस पे भी हमें कुछ डिबेट करें या इसके ऊपर भी प्रोग्राम करें, ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के ज़रिए हम जो हालात को नॉर्मलाइज़ करने की कुछ कोशिश करें, उस पे अपना किरदार हम अदा करें। अच्छा, मुझे मुजफ्फर साहब, एक बंदे ने कमेंट किया मेरे किसी यूट्यूब जी, वीडियो पे कि मैं पाकिस्तान से बड़ी नफरत करता था, लेकिन जी, आपने मुझे इस पे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं ये समझता था कि पाकिस्तान में कोई रैशनल लोग नहीं है, लॉजिकल लोग नहीं है, बट यू हैव फोर्स मी टू रीविजिट माय ओपिनियन। तो ये भी तो एक खिदमत है ना मुल्क की, कि बिल्कुल। दूसरे मुल्क में जब आप ये तासुर देते हैं कि भाई यहाँ पे सब लोग एक तरह से नहीं सोचते, यहाँ पे हुँ, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, चाहे लिमिटेड है, तो लोग अपनी बात करते हैं, और जो लोग इसको बंद करना चाहते हैं वो मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, दे आर नहीं कर डूइंग अ रहे। डिससर्विस। वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग एक ही तरह के हैं, और वो एक ही तरह से सोचते हैं, और वो पूरी दुनिया से नफरत करते हैं, और इंडिया से खास तौर पे नफरत करते हैं। जहां तक आपने ये बात की कि आप किसी ऐसे बंदे को चैनल पे बुलाएं अवाम का नुमाइंदा समझ के, या एक रैंडम समझ के, और उसको आपने ऑलरेडी टीचिंग की हुई है, उसकी ब्रेन वॉशिंग की है, या उसको आपने कोई लालच दिया है, तो ये मैं समझता हूं, मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी ये बात की, दिस इज अनएथिकल। जी, लोगों को अगर आप ये तासुर दे रहे हैं कि ये लोगों की स्पॉन्टेनियस ओपिनियन है, उनकी जेन्युइन ओपिनियन है, तो फिर वही ओपिनियन दिखाइए जो उनकी वाकई में है। उनको जी, पहले इंस्ट्रक्शंस ना दें। ठीक है, एक एक कोई दोस्त है आपका, उसके साथ आपकी बहस हो सकती है, उसके साथ डिस्कशन हो सकती है, लेकिन एक रैंडम बंदा जो है उसको आप बुला के अगर ये कहें कि भाई मैं आपको 500 रुपया दूंगा या 1000 रुपया दूंगा, आप ये बात कीजिएगा, सो दैट इज अनएथिकल। और जी, जर्नलिज्म के जो उसूल हैं वही जो है यूट्यूब पे लागू होने चाहिए। और ये एक अच्छा आइडिया होगा मेरे ख्याल में, अगर खुद जो हैं यूट्यूबर्स वो अपने तौर पर कुछ इनिशिएटिव लें कि भाई ये चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, ये चीजें हैं हमें नहीं करनी चाहिए। कोई कोड जो है, कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी भी अनएथिकल चीज में इन्वॉल्व ना हो। और दूसरा, मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूं, एम्बेसडर अब्दुल बासित ने भी, आपको पता है कि इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे जी, उम्मीद है कि वो अब शायद वो व्यूज ना रखते हों जो उन्होंने उस वक्त रखे थे। तो उसमें तो उन्होंने बहुत, मेरे ख्याल में इतने रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे होने के बावजूद वो एम्बेसडर रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे जर्मनी में, फिर इंडिया में, तो उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बातें की। यहाँ तक भी कहा कि ये जो व्लॉगर्स हैं इनको वीकली पेमेंट्स मिलती हैं। मेरा उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इशारा उनका काफी हद तक मेरी तरफ था। जी, आपकी तरफ था। थी मैंने मैंने फिर उन्होंने कहा कि वीकली पेमेंट मिलती है ना, तो मैंने उसको फिर गुजारिश की थी
कि मुझे जो यूट्यूब से रेवेन्यू आता है ना, वो आप ले लिया करें और पेंशन अपनी मुझे दे दिया करें। अब मैं अर्ज करूं, एक पर्सनल चीज में यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाह रहा हूं कि पिछले 6 माह में मेरा जो यूट्यूब का रेवेन्यू है वो $300 से नहीं बढ़ा। तो मैं अपनी ऑफर दोबारा अब्दुल बासित साहब को करता हूं कि वो अपनी पेंशन मुझे दे दिया करें, तो मैं सारी जो ये इनकम है यूट्यूब वाली भी और जो वीकली पेमेंट मुझे मिलती है वो भी उनको दे दिया करूंगा। बिल्कुल जी आपने सही कहा। हाँ, तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? देखें, जो हम काम कर रहे हैं ये काम इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के मसाइल को, इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, सिर्फ हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये हाईलाइट होंगे, कोई ऐसे लोग हो सकता है देख लें और उसके ऊपर वो वर्क करें और उसको, जैसे कि हम माइनॉरिटी की बात कर लेते हैं कि ये क्यों ओझल है, ये हमारे जो इक़्तिदार के अंदर लोग बैठे हैं उनकी नज़र से क्यों ओझल हैं ये सारे मसाइल, क्यों उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग जो हैं ये क्यों मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बदनामी है ना। वैसे हम कहते हैं कि जी आप लोग मुल्क की बदनामी कर रहे हो, तो जब ये लोग इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे, भारत में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे या किसी और मुल्क में जाएंगे, तो वहां पर जाकर क्या तारीफ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा था, तो उससे क्या पाकिस्तान की अच्छाई होगी या पाकिस्तान की तारीफ होगी? वो बदनामी ही करेंगे ना, वो बोलेंगे हमारी जान को वहां पे खतरा था, हमारे इज्जतों को खतरा था, इस वजह से हमने पाकिस्तान को छोड़ा। तो खुदा के लिए आप कुछ सोचें, कुछ इस मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की रेपुटेशन के बारे में सोचें कि क्या इस मुल्क के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ हो रहा है। एजुकेशन के बारे में सोचें कि इस मुल्क के अंदर जो कितने करोड़ों बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी तक स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे। 4 करोड़ के करीब तकरीबन बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर नहीं जा पा रहे। 27 मिलियन का फिगर मैंने लास्ट देखा था। जी 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 जी। और सिंध के अंदर ऐसे मैं आपको स्कूल दिखा दूंगा कि सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर तालीम नहीं दी जा रही। गोश्त स्कूल है, वहां पर सैलरी जा रही है, सारा कुछ जा रहा है, लेकिन वहां का जो वडेरा है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करें। तो उसके ऊपर क्यों नहीं देख रही? बिलावल भुट्टो वैसे तो बहुत बात करते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और सारी चीज करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब अपने सूबे की तरफ भी देखे कि सूबे के अंदर क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत सारे पाकिस्तान के मसाइल है कि अगर हम यहाँ पर बैठे तो मेरे ख्याल में 2-3 प्रोग्राम तो पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर शायद हो जाएं। लेकिन मेरे जैसा एक आम बंदा ये सारे मसाइल को देख रहा है, तो ये जो हुकूमत में इतने जो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं जो जिनका काम ही जो पाकिस्तान के मसाइल को देखना और हल करना, उनकी नज़रों से सारी चीज़ें ओझल क्यों हैं? ये एक सवाल है मेरा। तो अब क्या कह सकते हैं इसमें? जी मुजफ्फर साहब, मेरी फेसबुक पे बड़ी डिबेट्स होती हैं और बहुत बाज़-औक़ात मेरे दोस्त जो है ना खुद भी ये कहते हैं कि यार ये तुम हर बंदे से डिबेट में उलझ जाते हो, दीज आर स्टूपिड पीपल एंड यू डोंट नीड टू एंगेज विद देम। तो मैं उनको ये कहता हूं कि यार अगर हम हर बंदे से जो डिसएग्री करता है उसको अनफ्रेंड कर दें, उसको ब्लॉक कर दें, तो फिर हम जो है ना वी विल बी प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। तो फिर हम अपने सिर्फ हम ख्याल लोगों से ही बात कर रहे होंगे। तो मैं उनसे बड़ी डिबेट करता हूं, तो उनसे मैं ये पूछता हूं, उनके कंट्राडिक्शन पॉइंट आउट करता हूं कि पाकिस्तानियों का अमेरिका में आपको पता है फेवरेट अमेरिकी कौन है? वो नोम चॉम्स्की है। नोम चॉम्स्की जो दिन रात अमेरिका को कंडेम करता है, दूसरे लफ्जों में जो पाकिस्तानी लफ्ज है ना बदनाम करता है। जी जी। इसी तरह से इंडिया में हु इज द मोस्ट फेवरेट इंडियन ऑफ पाकिस्तानी पेट्रियट्स? वो अरुणधति रॉय है। अरुणधति रॉय जो पाकिस्तानियों के लफ्जों में अगर मैं कहूं वो इंडिया को हर वक्त बदनाम करती है, वो तो आपके फेवरेट्स हैं भाई। एक मायार रखे ना कि जो बंदा मुल्क को क्रिटिसाइज करे वो आपको नापसंद है, वो गद्दार है आपके लफ्जों में, चाहे आप खुल के ना कहें। तो भाई फिर अरुणधति रॉय भी गद्दार हुई ना, फिर नोम चॉम्स्की भी गद्दार हुआ। इसराइल में भी एक इसी तरह का बंदा है प्रोफेसर श्लोमो जैंड, उसने किताब लिखी, उसने क्वेश्चंस उठाए इसराइल के कयाम पे, वो भी फिर गद्दार हुआ। और इंटरेस्टिंगली वहां की रियासत ने उस किताब पे पाबंदी नहीं लगाई। उसकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इजराइल इज नॉट सो इनसिक्योर। उन्होंने कहा यार एक बंदे ने किताब लिख दी है, उसका व्यू है, तो स्टेट को कोई खतरा नहीं उससे। वो किताब ना सिर्फ इसराइल में बल्कि इंटरनेशनली भी इट बिकेम अ काइंड ऑफ बेस्ट सेलर। तो हमारे यहां जो है इतनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों है कि देखिए हमारा जो एम्बेसडर होता है दिल्ली में, वो कितनी यूनिवर्सिटियों में जाता है, कितने थिंक टैंक्स में जाता है, इवन स्कूलों में जाता है, और खुद एम्बेसी के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, लेक्चर देते हैं। हमारे यहाँ आप करके दिखाएं ना
कायदे आजम यूनिवर्सिटी में आज तक मुझे बता दीजिए कोई पाकिस्तान कोई इंडियन एम्बेसडर ने जाके वहां लेक्चर दिया हो? नहीं। तो हमें क्यों खौफ आता है कि हम जनाब दलाइल का मुकाबला दलाइल से नहीं कर सकते? ये हमने एडमिट कर लिया है इनडायरेक्टली कि अब्दुल बासित साहब तो जा सकते हैं जेएनयू, लेकिन जो इंडियन एम्बेसडर है वो नहीं जा सकता कायदे आजम यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी। वो कभी कभार मैंने सुना है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाले बुला लेते थे, अब शायद वो भी सिलसिला बंद हुआ, अब तो खैर एम्बेसडर है ही नहीं। तो ये है हमारा डबल स्टैंडर्ड। हालांकि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने पढ़ा यूनिवर्सिटी में, उसमें रेसिप्रोकल चीजों पे होता है कि अगर दूसरा मुल्क हमारे एम्बेसडर को, डिप्लोमेट्स को एक कंसेशन दे रहा है, उनके डिप्लोमेट्स को हम वही कंसेशन देंगे। बिल्कुल। तो भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? अगर वहां आजादी है यूनिवर्सिटियों में जाके बात करने की, आप क्यों नहीं देते इंडियन एम्बेसडर को ये इजाजत? कोई डर है आपको? आपको लगता है कि आपकी जो पोजीशन है वो एक्सपोज हो जाएगी? क्या खौफ क्या है? थैंक यू वेरी मच मुजफ्फर साहब, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये प्रोग्राम करके, और आइंदा भी आपसे बात होगी इंशाल्लाह। श्योर।